येत प्रकृति ही जीविता भवेत तहि पशूनां संरक्षण संवर्धनम च अतीव अनिवार्यः। अन्यथा यदि प्रकृति मानवस्य नशो भवेताय, अर्थात यदि प्रकृति को जीवित रखना है तो पशुओं का संरक्षण व संवर्धन अनिवार्य है, अन्यथा न प्रकृति रहेगी और न ही मानव। भारत में वर्ष 2003 की पशु गणना के अनुसार 485 मिलियन पशु व 489 मिलियन मुर्गियां हैं। देश में 185 मिलियन गाय, 97 मिलियन भैंस, 64.4 मिलियन भेड़, 124.3 मिलियन बकरी, 0.93 मिलियन घोड़े व खच्चर, 0.65 मिलियन गधे, 0.63 मिलियन ऊंट, 0.65 मिलियन याक व 0.278 मिलियन मिथुन हैं। वर्ष 1997 से 2003 के बीच भैंस, भेड़, बकरी व मुर्गियों की संख्या बढ़ी है, जबकि गाय, घोड़े, खच्चर, गधे और ऊंट की संख्या में कमी आई है। इस कमी का मुख्य कारण इन सब पशुओं की उपयोगिता में कमी का आना है। हमारे देश में पालतू पशुओं की मुख्यतः सभी प्रजातियां हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, याक और मिथुन आदि। हमारे देश में विभिन्न प्रजातियों में एक और प्रजाति की विभिन्न जातियों में विभिन्नता है, जो कि सुधार कार्यक्रम में उपयोगी है। पालतू पशुओं की लगभग 140 जातियां उपलब्ध हैं, जैसे कि गाय की 30 जातियां, भैंस की 10, भेड़ की 42, बकरी की 20, मुर्गियों की 18, ऊंट की 8, घोड़े की 6 जातियां उपलब्ध हैं। आजकल कुछ प्रजातियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे उनके संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है, जो कि आजकल के IPR युग में आवश्यक है, क्योंकि इनमें अनेक अच्छे गुण विद्यमान हैं। जिन प्रजाति व जातियों के संरक्षण की जरूरत है वे इस प्रकार से हैं: गाय की साहिवाल, रेड सिंधी, कृष्णा वैली, वेचूर, पंगानूर, भैंस की भदावरी, टोडा, बकरी की जमुनापारी, भेड़ की नीलगिरी, भाकरवाल, गुरेज, करनाह, घोड़े की स्पीति, जांस्कारी, ऊंट की डबल हम्प। हमारे देश के पशुओं में ज्यादा तापमान, सूखा, कम चारा, कम दाना व कम पानी में रहने की अच्छी क्षमता है। इन पशुओं में दूसरे देश के पशुओं की अपेक्षा बीमारियां भी कम लगती हैं और इनमें अच्छे उत्पादन की क्षमता भी मौजूद है। NBAGR में गुण निर्धारण कार्यक्रम में कुछ नई नस्लों का भी पता लगाया गया है, जैसे कि गाय की गंगातीरी, मलनाड गिड्डा, पुल्लीकुलम, भैंस की बन्नी, गोदावरी, आसामी, मणिपुरी, कालाहांडी, चिल्का, परलख मुंडी, संबलपुर और बकरी की पर्वतसीरी। देश की विभिन्न पालतू पशु नस्लें अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये देश की ग्रामीण जनता के जीवन यापन और भोजन सुरक्षा में अत्यंत योगदान देते हैं। लेकिन मौसम में लगातार होते बदलाव के कारण जैव विविधता में हानि की संभावना बढ़ती जा रही है और इस हानि का मतलब है पशुओं की कई प्रजातियों का विलुप्त हो जाना। देश की विशाल पशु संपदा हजारों सालों से मानव जाति को अनेक प्रकार से लाभान्वित करती रही है। हमारी पशु संपदा में 140 देसी नस्लें आती हैं। इनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शूकर, घोड़े और मुर्गी आदि हमारी पशु संपदा के हिस्से हैं। पहले इनका वर्गीकरण, पहचान और गुण निर्धारण परंपरागत विधियों द्वारा किया जाता था, लेकिन विज्ञान के बदलते तरीके से ये जरूरी समझा जाने लगा कि इन नस्लों का वैज्ञानिक तरीकों से वर्गीकरण किया जाए और इनके भौतिक एवं आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करके इनकी ब्रीड का संरक्षण किया जाए और इन्हें मानव जीवन की उपयोगिता के अनुसार उपयोगी बनाया जाए। इसके साथ ही विलुप्त होती नस्लों को बचाने का प्रयास किया जाए। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1984 में बेंगलौर में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की, जिसे सन 1985 में NDRI करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। संस्थान का काम धीरे धीरे बढ़ता गया और अब जरूरत महसूस की गई
इसके एक स्वतंत्र कैंपस की और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ICAR ने हरियाणा के करनाल जिले में ही मकरमपुर में इसकी नींव रखी। इस संस्थान को प्रगति के पथ पर चलाने में कई निदेशकों ने अपना सहयोग दिया है। इस ब्यूरो का मिशन है देसी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण और उनके सुरक्षा के उपाय करना। इसके साथ ही इनके सतत उपयोग और जीवन यापन की भी सुरक्षा करना। The purpose of this institute was to identify and evaluate, characterize and conservation and the utilization of animal genetic resources of the country. Our country is a vast country and it has a variety of climate and agroecologies, which include more than 140 breeds of different species like cattle, buffalo, sheep, goat, poultry, camel, yak, pig. राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का उद्देश्य है देसी नस्लों की अनुवांशिक क्षमता की पहचान कर नए नए शोध से पशुओं के विकास और संरक्षण को कायम रखना। NBAGR ने कार्यान्वयन के लिए इसमें 4 इकाइयां बनाई हैं, जिसमें पहली इकाई पशु अनुवांशिकी संसाधन विभाग, दूसरी पशु अनुवांशिकी विभाग, तीसरी पशु सूचना प्रबंधन इकाई और चौथी DNA फिंगरप्रिंटिंग इकाई शामिल है। Animal Genetic Resources Division is engaged in characterization and conservation of the indigenous breeds. For all the species, this has been the knowledge so far that for all the livestock breeds in cattle, buffalo, sheep, goat and all, there has been a reduction in the population size. And this reduction in the number of the breed animals is in fact harmful for our continuing agricultural productivity in the country. And for this reason, because of the reduction, now the attention is going to take care of these breeds so that we can bring back the numbers of the animals to a good level. पशुओं के गुण निर्धारण के लिए मुख्यतः 2 तकनीक अपनाई जाती हैं। पहली विधि के तहत क्षेत्र में जाकर उनके गुण चिन्हों को निर्धारित किया जाता है। इस विधि में वैज्ञानिक उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां ये नस्लें पाई जाती हैं और उन नस्लों के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिसमें उनकी आकृति, माप और उस नस्ल के कुछ खास चिन्हों को रिकॉर्ड किया जाता है। इन पालतू पशुओं के बारे में मिली जानकारी जो कि उन्हें दूसरे नस्ल के पशुओं से अलग करती है, और साथ ही ये भी खोज की जाती है कि ये पशु कृषि आधारित व्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर उन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करके विश्लेषण करके किसानों को इन नस्लों की जानकारी दी जाती है। इन पशुओं के संरक्षण के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें पहली है इन सेटू संरक्षण विधि, जिसमें पशुओं का संरक्षण किसानों के यहाँ ही किया जाता है। इसके लिए किसानों को संस्थान द्वारा सहायता दी जाती है। दूसरी विधि है एक्सीटू संरक्षण विधि, जिसके तहत जिन पालतू पशुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, उन प्रजातियों के अच्छे सांडों के वीर्य को इकट्ठा करके प्रयोगशाला में रखा जाता है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए गाय की वैचूर प्रजाति, जिनकी जनसंख्या 200 से 250 रह गई है, या पंगानूर, जो कि पूरे देश में 300 से ज्यादा नहीं है, और भैंस की भदावरी प्रजाति, जिसकी जनसंख्या में काफी कमी आई है। चालू शोध परियोजनाओं की समीक्षा और नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए संस्थान में शोध सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही संस्थान में प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा और सुधार के लिए यहाँ एक प्रबंधन समिति भी है। इस संरचना के तहत संस्थान में कई प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जिसमें यहाँ के वैज्ञानिक सतत शोध में जुटे रहते हैं। यह है ट्रांसजेनिक रिसर्च लैब। डॉक्टर गुप्ता अपने शोध के बारे में बताते हैं। इस लैब में हम लोग ट्रांसजेनिक सेल लाइन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो हम ह्यूमन TNF अल्फा जीन के लिए प्रोटीन को क्लोन करेंगे और बकरी में उसको पैदा करके उससे
हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाएंगे, जिससे मानव शरीर की बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। इसके साथ ही डॉक्टर गुप्ता बकरी की एक ऐसी नस्ल को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके दूध में काफी प्रोटीन हो। ये जीन बैंक है। यहाँ भारतीय पशुओं की नस्लों और लुप्त होती प्रजातियों के लगभग 50,000 सीमेंट स्ट्रिप को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखा है। समय समय पर यहाँ के वैज्ञानिक यहाँ रखे वीर्य की जांच करते हैं कि कहीं इसमें शुक्राणुओं की संख्या कम तो नहीं हो रही है। संस्थान में एक केंद्रीय उपकरण सुविधा कक्ष है जिसमें हर तरह के उपकरण रखे हुए हैं ताकि कभी भी जरूरत के वक्त यहाँ पर काम हो सके और किसी लैब में कोई काम ना रुके। कोर लैब में पशुओं के रक्त के नमूने को कई परीक्षणों से गुजारा जाता है और फिर बड़ी सावधानी पूर्वक इस मशीन द्वारा उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। संस्थान को ICAR से एक नेटवर्क प्रोजेक्ट मिला है जिसके तहत पूरे देश में भारतीय नस्ल के पशुओं पर शोध हो रहा है। All India Network project was initiated in the 8th plan with the objective that it must characterize all our livestock breed. We gave this work to the different agencies, for example, State Agriculture University, State Animal Husbandry Departments or NGOs. This institute was acting as nodal agency. कैटल जीनोमिक्स लैब में सिर्फ गौ पशुओं के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। हमारी खोज का प्रमुख उद्देश्य भारत के गोवंश के सभी 30 नस्लों की आनुवांशिक विविधता, लक्षण निर्धारण एवं विभिन्न नस्लों में आपसी संबंध का विश्लेषण करना है। अब तक इस लैब में 15 देसी गौ नस्लों का विश्लेषण किया जा चुका है। विदेशी नस्लों जैसे होल्स्टीन एवं जर्सी के साथ तुलनात्मक अध्ययन से भी भारतीय देसी नस्लों की आनुवांशिक विभिन्नता की पुष्टि हुई है। ये बफेलो जीनोमिक्स लैब है। यहाँ भैंसों की प्रजातियों और उनकी क्षमताओं से संबंधित शोध कार्य चल रहा है। डॉक्टर बीपी मिश्रा इसके बारे में बताते हैं। The Buffalo Genomics Lab is basically involved with the characterization of major buffalo breeds of India, which here it shows that the breeding tract of different buffalo breeds, the 10 different buffalo breeds distributed across India. And here the major breed, the Murrah, the breeding tract is situated in Haryana. Likewise, there are 3 different breeds which are available in Gujarat. There are 3 breeds in Maharashtra, 1 in Tamil Nadu, which is known as the Toda breed. And then apart from these 10 recognized breeds, we do involved in the genetic characterization. Apart from genetic characterization of these 10 breeds, we also are looking for the genetic characterization of lesser known, what we call as unexplored population of buffalo population. और अब बात फंक्शनल जीनोमिक्स लैब की। हाल ही में हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से पूरी हुई परियोजना के अंतर्गत भैंस की दूध ग्रंथि में पाए जाने वाले ट्रांसक्रिप्ट्स का विश्लेषण किया है। 700 से अधिक भैंस की दूध ग्रंथि के EST सीक्वेंसेस का पता लगाकर जीन बैंक के EST डेटाबेस में जमा किया। इन EST का बायोलॉजिकल एनोटेशन भी किया गया। इसके अलावा भैंस की दूध ग्रंथि से CDNA लाइब्रेरी बनाई गई, जिससे होने वाले अनुसंधान में मदद मिलेगी। इस अनुसंधान से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग दूध ग्रंथि विशेष जीन, चिप व बायोमार्कर विकसित करने के लिए किया जाएगा, जिससे अधिक दूध देने वाली क्षमता रखने वाली भैंस का पहले से ही पता लगाया जा सकेगा। यहाँ पर DNA सीक्वेंसिंग लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। ये मशीन को हम ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर कहते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड मशीन है। इस मशीन का हम सारा कंट्रोल कंप्यूटर से करते हैं। इस मशीन में हम DNA के स्ट्रेचेस को लोड कर देते हैं और उनके बाद उसकी जो सीक्वेंस है A, C, T, G, A के बाद क्या है, C है या T है या T के बाद C है या G है, उसको देखने के लिए ये मशीन को हम रन करते हैं। ये मशीन 2 घंटे के अंदर हमें 500 बेसिस की रीड दे देता है। तो इस तरह से हम 500 करते हुए कोई जीन मान लीजिए 10,000 बेसिस का है तो हम 10,000 बेसिस को रीड कर लेते हैं।
तो 2 घंटे में हम 500 बेस रीड करते हैं। उस तरह से हम ये 24 घंटे हम यूज़ करते हैं मशीन को। ऑटोमेटेड मशीन है, एक साथ 96 सैंपल इसके अंदर लगा देते हैं। फिर उसको हम कंप्यूटर के बेस पे बैठ के उसको हम देखते हैं कि क्या है, और उस पूरे जीन की स्टडी हम कर लेते हैं। ये संस्थान का डीएनए बैंक है, जिसमें अब तक के ज्ञात भारतीय नस्ल के पशुओं का डीएनए रिकॉर्ड रखा गया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में भारतीय नस्ल के पशुओं में गर्मी सहन करने की क्षमता से संबंधित जीन का पता लगाया जा रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में हम लोग भारतीय नस्ल की गाय व भैंस में जो गर्मी सहन करने की बेहतर शक्ति है से संबंधित जीनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस लैब में हीट शॉक फैक्टर 1 और इन हीट शॉक प्रोटीनों के जो प्रमोटर रीजन है उसको गहन रूप से अध्ययन किया है। हर पालतू पशु की अपनी विशेषता या उपयोगिता होती है। भेड़ों की भी जनजीवन में अपनी उपयोगिता है। ये इस संस्थान का भेड़ जीनोमिक्स लैब है। Sheep Genomics Lab has been entrusted with the task of molecular genetic characterization of indigenous breeds of sheep using structural, that is microsatellite, and functional gene loci markers. There are present 40 to 43 breeds of sheep in the country, and so far molecular genetic characterization of 13 breeds of sheep, Chokla, Muzaffarnagari, Magra, Keri, Marwadi, Sonadi, Chota Nagpuri, has been accomplished by means of 25 FAO recommended microsatellite markers in Sheep Genomics Laboratory. यहाँ के पोल्ट्री जीनोमिक्स लैब में मुर्गियों से संबंधित शोध कार्य चल रहे हैं। मुर्गियों के रक्त के नमूने एकत्रित किए गए थे और उनकी हमने डिफरेंट विभिन्न प्रकार के मार्कर्स के साथ एनालिसिस की, और हमने ये पाया कि जो एनालिसिस के अंदर 2 प्रकार की जो मुख्य प्रजातियां हैं, वो एक तो कॉमन या नॉर्मल जो बर्ड्स हैं, मुर्गियां हैं वो हैं, और दूसरी हैं जो फाइटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसको खेल के लिए प्रयोग करते हैं आदिवासी लोग, जिसके ऊपर बैटिंग करते हैं या शर्त लगा के उनको मुर्गों को लड़ाया जाता है। इनमें मुख्य जो फ़र्क है वो ये है कि जो फाइटर बर्ड्स हैं वो 30-35 अंडे देती हैं साल में, जबकि दूसरी जो देसी मुर्गियां हैं वो करीब 45 से 60 तक अंडे देती हैं। ये है मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स लैब, जिसमें क्रोमोसोम पर रिसर्च किया जाता है। इसके लिए इनके पास देश भर से पशुओं के रक्त के नमूने आते हैं। यहाँ उसकी जांच करते हैं और पशुओं के गुणसूत्रों में आई गड़बड़ियों का पता लगाते हैं। इस काम में पूरी टीम मदद करती है। कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसे माइक्रोस्कोप पर देखा जाता है। पूरे संसार में ये जरूरी कर दिया है कि जितने भी हमारे सांड हैं जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान में इस्तेमाल करते हैं, उनके गुणसूत्रों का अध्ययन अवश्य किया जाए, क्योंकि ये सांड अपने पूरे जीवन में लाखों बच्चे पैदा करते हैं। अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो इन सभी बच्चों में ट्रांसमिट कर देंगे और इससे देश को बहुत आर्थिक नुकसान होता है। इस सब को देखते हुए भारतवर्ष में भी अपनी नई जो प्रोग्राम बनाया है गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए, तो उसमें इनकी गुणसूत्रों का अध्ययन आवश्यक कर दिया गया है। हम ये सेवा पूरे देश में सभी एजेंसी, राज्यों के लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड, जो एनजीओज हैं, उन सभी को ये सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ का एजीआर विभाग फील्ड में जाकर भारतीय नस्ल के पशुओं के संरक्षण और संवर्धन पर बैठक भी आयोजित करता है, जिससे इन पशुओं की विलुप्त होती प्रजातियों को काफी बल मिला है। ये है गाय की साहिवाल नस्ल, जो 12 से 14 किलोग्राम तक दूध देती है। इसके साथ ही ये है हरियाणा कैटल, जो प्रतिदिन 8 से 10 किलो दूध देती है। ये सभी पशुधन किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय मौसमों के अनुकूल हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी है।
यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर भी है जहाँ संस्थान से संबंधित तमाम आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें सर्वर भी लगा हुआ है और संस्थान की वेबसाइट का संचालन भी यहीं से होता है। इस वेबसाइट पर संस्थान से संबंधित तमाम जानकारियां हैं। यहाँ हुई खोज और जो डाटा तैयार किया गया है वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही संस्थान में शोधार्थियों एवं वैज्ञानिकों के पढ़ने के लिए एक अच्छी सुसज्जित लाइब्रेरी है, जहां देश विदेश की किताबों के साथ पत्रिकाएं और शोध पत्र आते हैं। संस्थान से जुड़े लोग यहां आकर अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। यहां एक सुंदर अतिथि गृह भी है। खुले और शांत वातावरण में सभी सुविधाओं से युक्त इस अतिथि गृह में रुकने का अपना ही मजा है। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ आवास परिसर है। यहाँ एक फोटोग्राफी और एग्जीबिशन सेल भी है, जिसमें विभिन्न पशु नस्लों की तस्वीरों का संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखा गया है। ये विभाग समय समय पर विभिन्न प्रदर्शनियों में जाकर इन तस्वीरों का प्रदर्शन करता है और किसानों को भारतीय नस्लों की विशेषता से परिचित करवाता है। संस्थान की उपलब्धियों की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 90% तक पशुधन की पहचान कर उनके आनुवंशिक गुणों को रिकॉर्ड कर लिया गया है। इनमें गाय की कई नस्लों जैसे साहिवाल, खारपारकर और हरियाणा कैटल से लोग लाभ उठा रहे हैं। साहिवाल भूरे रंग की होती है। भारत में दूध देने वाली ये सबसे अच्छी नस्ल है। वहीं भैंस की मुर्रा प्रजाति विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली अच्छी नस्ल है। गांवों में आज भी देसी नस्लें काफी उपयोगी हैं। इनके रखरखाव में कम खर्च होता है और ये परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्र अपने को ढाल लेती हैं। कम आय वर्ग के लोगों के लिए बकरी पालन एक अच्छा विकल्प है। बकरियों में जमुनापारी जैसी नस्लें काफी प्रचलित हैं। NBAGR के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस वर्ष को संस्थान रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। पिछले 25 वर्षों में संस्थान ने अपने क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। हर संस्थान की भविष्य की अपनी परियोजनाएं होती हैं। इसी तरह NBAGR की भी अपनी कुछ परियोजनाएं हैं। Our future thrust is that in the period of this globalizations and IPR regime, that we also have this importance of our genetic resources, that is registration of animal breeds. This is the future focus. Already we have initiated the process of this registration of our indigenous breeds. 129 breeds so far have been registered, and there are many more, as I have already mentioned, that they need to be identified, they need to be evaluated, characterized, conserved and utilized. So those breeds, new populations, which at present we may not be knowing, but they do exist in the country and they will be also registered. Our this thrust is also on registration of the animal germplasm. And the other area is that comparative genomics and this functional genomics. These are the new emerging area where we will be identifying the alleles, the genes responsible for the unique traits such as heat resistance, disease resistance, and then they will be also utilized for exploiting for the genetic improvement of our indigenous animal genetic breeds. And beside this, the other thrust area, there are new areas like transgenics, animal cloning, and then in situ and ex situ conservation model programs that will be also our future thrust, where we can preserve the embryos, we can preserve the clones, we can preserve the DNA, and also these genomic resources, they will be preserved. जिस उद्देश्य को लेकर NBAGR का आविर्भाव हुआ था, उसे पूरा करते हुए संस्थान, यहाँ के वैज्ञानिक और कर्मचारी पूरी तन्मयता से देश सेवा में अग्रसर हैं।